नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम विकुंचित मांग वक्र के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, जिसकी सहायता से अल्पाधिकार बाजार में फर्म के संतुलन की व्याख्या की जाती है। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम विकुंचित मांग वक्र का प्रयोग 1939 में हॉल एवं हिच ने अल्पाधिकारी बाजार में कीमत दृढ़ता की व्याख्या के लिए किया था। इसी वर्ष अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल स्वीजी ने विकुंचित मांग वक्र का प्रयोग अल्पाधिकारी बाजार में संतुलन के निर्धारण के लिए किया, लेकिन यह मॉडल जो स्वीजी ने प्रस्तुत किया कीमत या उत्पादन निर्धारण के बारे में कुछ भी नहीं बताता, और यह मॉडल इसकी भी व्याख्या नहीं करता है कि कीमत के किस स्तर पर लाभ अधिकतम होगा। यह सिद्धांत केवल यह बताता है कि कीमत एक बार निर्धारित हो जाने के बाद दृढ़ या स्थिर क्यों रहती है, उसमें परिवर्तन क्यों नहीं आता। यह अल्पाधिकारी बाजार में फर्मों के व्यवहार की संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस रेखाचित्र में आप देख सकते हैं AR1 फर्म का मांग वक्र है और इसके बिंदु E1 पर एक मोड़ है। E1 से ऊपर मांग वक्र अधिक लोचदार है, जबकि E1 से नीचे का जो भाग है AR का वो कम लोचदार है। और ये जो E1 बिंदु है जहाँ पर मोड़ है, ये प्रचलित कीमत पर होता है, यानी कि जो OP1 है वो बाजार में प्रचलित कीमत है, अल्पाधिकारी बाजार में प्रचलित कीमत है OP1, और इसलिए E1 बिंदु पर AR में यानी कि मांग वक्र में एक मोड़ है जो ये बताता है कि अगर एक अल्पाधिकारी फर्म अपनी कीमत को बढ़ा दे तो जो अन्य फर्में हैं वो उसका अनुसरण नहीं करेंगी। इस कारण क्या होगा कि उसकी बिक्री घट जाएगी और उसका लाभ भी घट जाएगा। और अगर अल्पाधिकारी फर्म कीमत घटा दे तो इसका आशय होगा कि अन्य फर्में तुरंत इस फर्म का अनुसरण करेंगी। इससे क्या होगा कि कीमत घटाने के बावजूद भी इस फर्म की जो बिक्री है वो अपेक्षाकृत कम बढ़ेगी। और जब मांग वक्र में किंक होता है, मोड़ होता है, तो जो संबंधित सीमांत आगम MR वक्र होता है वो खंडित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं A और B के मध्य MR जो है विखंडित है, विच्छिन्न है। सीमांत आगम की असतता या खंडता या अंतराल, जो AB के बीच का जो गैप है, उसकी लंबाई मांग वक्र के दो भागों बिंदु E1 से ऊपर वाले भाग तथा नीचे वाले भाग के मध्य का जो अंतर होगा, यानी कि इन दोनों की लोचों में जो अंतर होगा उस पर निर्भर करता है। यानी कि यह अंतर इन लोचों में मांग वक्र के E1 बिंदु से ऊपर का भाग और नीचे का भाग, इन दोनों ही भागों की लोचों में जितना अधिक अंतर होगा, अंतराल AB की लंबाई उतनी ही अधिक होगी। जब तक MC वक्र MR वक्र को उसके विच्छिन्न भाग AB से स्पर्श करेगा तब तक कीमत दृढ़ता बनी रहेगी। यानी कि ये MC1 जो है फर्म का सीमांत लागत वक्र है, और जब तक ये लागत वक्र A से B के मध्य में रहेगा तब तक कीमत दृढ़ता बनी रहेगी, यानी कि कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। फर्म OP1 कीमत ही कायम रखेगी। कीमत तब प्रभावित हो सकती है, दो स्थितियां हो सकती हैं। जब सीमांत लागत में इस प्रकार से परिवर्तन हो कि सीमांत आगम वक्र MR वक्र को सीमांत लागत वक्र उसके विच्छिन्न भाग से ऊपर या नीचे प्रतिच्छेद करे, यानी कि बिंदु A से या तो ऊपर काटे MR वक्र को MC वक्र, या फिर नीचे काटे B बिंदु से, यानी कि AB गैप से इधर काटे, इधर उधर काटे, तब संभावना है कि जो प्रचलित कीमत है उसमें परिवर्तन हो। और दूसरा तब हो सकता है जब सीमांत आगम यानी कि MR में इस प्रकार से परिवर्तन हो कि सीमांत लागत वक्र, सीमांत लागत जबकि यही रहे लेकिन सीमांत लागत वक्र, क्योंकि सीमांत आगम में परिवर्तन हो रहा है, तो सीमांत आगम वक्र MC वक्र को इस प्रकार से काटे कि उसका विच्छिन्न भाग जो है वो MC वक्र से परे हो, यानी कि विच्छिन्न भाग से ऊपर या नीचे MC वक्र अगर प्रतिच्छेद करेगा दोनों ही स्थितियों में तो कीमत में परिवर्तन हो सकता है।
पहले हम पहली स्थिति की बात करेंगे जब सीमांत लागत में परिवर्तन होता है। मान लीजिए सीमांत लागत घटती है और घट कर के MC0 हो जाती है, जो कि A B के बीच में ही है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए सीमांत लागत बढ़ती है और बढ़ कर के MC2 हो जाती है, तो भी क्योंकि ये A बिंदु पर स्पर्श कर रहा है MR1 को, जो कि उसके विच्छिन्न भाग का ही एक हिस्सा है, शुरुआती हिस्सा है, वहाँ से विच्छिन्न हो रहा है, वहाँ से खंडित हो रहा है, तो जो संतुलन कीमत होगी वो OP1 ही रहेगी। लेकिन अगर बढ़ कर के MC3 हो जाती है तो MC3 MR1 वक्र को A बिंदु से ऊपर C बिंदु पर काट रहा है, यानी कि जो संतुलन बिंदु बनेगा वो बनेगा E2। और ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ कर के OP2 हो जाएगी, यानी जो फर्म है वो अपनी कीमत बढ़ा करके OP2 कर देगी, इस आशा में कि अन्य जो फर्में हैं वो भी इसका अनुसरण करेंगी। और ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र होगा वो AR2 होगा, यानी कि जो किंक होगा वो E2 पर होगा। और जो नया सीमांत आगम वक्र होगा वो यहाँ से होगा, यानी कि CD उसका विच्छिन्न भाग होगा। और फर्म जो है पहले की अपेक्षा कम उत्पादन बेचेगी। OQ2 पहले OQ1 बेच रही थी। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की, जब सीमांत आगम में इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि सीमांत आगम वक्र को सीमांत लागत वक्र इसके विच्छिन्न भाग से ऊपर या नीचे प्रतिच्छेद करे। यहाँ पर MC जो है वो ज्यों की त्यों रहेगी और मांग में परिवर्तन होगा। तो प्रारंभिक स्थिति ये है, प्रचलित कीमत OP1 है, संतुलन बिंदु E1 है और जो MC है वो MR को उसके विच्छिन्न भाग से काट रही है, AB के मध्य से गुजर रहा है MC वक्र। अब मान लीजिए मांग बढ़ती है और मांग बढ़कर के AR2 हो जाती है, तो इससे संबंधित जो MR वक्र होगा हमारा वो होगा MR2, जो कि विच्छिन्न भाग है CD, यानी कि जिसका विच्छिन्न भाग है CD। और जो MC है वो बिंदु C से होकर के गुजर रहा है, यानी कि विच्छिन्न भाग से ही होकर के अभी गुजर रहा है। तो इसलिए जो कीमत होगी वो पूर्व कीमत ही होगी, यानी कि कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस क्या होगा, मांग बढ़ने पर फर्म जो है अपना उत्पादन बढ़ा देगी। पहले OQ1 कर रही थी, अब OQ2 करेगी, लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि MC वक्र जो है वो अभी भी वर्तमान सीमांत आगम वक्र के विच्छिन्न भाग से ही होकर के गुजर रहा है। अब मान लीजिए कि मांग और बढ़ती है और बढ़ कर के ये हो जाती है जैसा आप इस रेखा चित्र में देख रहे हैं। यदि कीमत इतनी ही रहती है तो किंक जो होगा वो E2 के समानांतर होगा, E1 E2 के समानांतर ही होगा। और ऐसी स्थिति में जो संबंधित MR होगा वो EF के मध्य विच्छिन्न होगा, यानी कि E बिंदु से वो टूट जाएगा F बिंदु तक। और जो MC होगा वो ऐसी स्थिति में MR को G बिंदु पर काटेगा। तो संतुलन की स्थिति ये नहीं है कि फर्म OQ4 उत्पादन मात्रा का उत्पादन करे। संतुलन मात्रा कहाँ पर होगी, G बिंदु पर, जहाँ पर MR3 बराबर MC है, वहाँ पर फर्म का संतुलन होगा। और जो संतुलन उत्पादन मात्रा होगी वो होगी OQ3 और कीमत फर्म बढ़ा देगी। संतुलन कीमत होगी फर्म के लिए OP2 और वो अपनी कीमत को बढ़ा देगी, ये सोचते हुए कि अन्य फर्में भी उसका अनुसरण करेंगी। यानी कि जो वास्तविक स्थिति होगी वो ये होगी, AR3 मांग वक्र होगा और कीमत OP2 होगी और जो संतुलन उत्पादन मात्रा होगी वो OQ3 होगी। जो किंक होगा वो E3 पर होगा, न कि इससे आगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इससे आगे नहीं होगा, ये E3 पर ही किंक लेगा, यानी कि E3 पर ही मोड़ बिंदु होगा
क्योंकि जी बिंदु पर एम सी और एम आर दोनों बराबर हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और विकुंचित मांग वक्र का सिद्धांत आप अच्छे से समझ गए होंगे। Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe my channel.